हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर होती है। अगर आप लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या और कोई एग्ज़ाम हो, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और साथ में पेपर 1 की। पेपर 1 को आपको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, आपके जो सिलेबस में है लिखा है इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्वतंत्रता से पूर्व जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो भी पता होना चाहिए। साथ में आपको जो आपके मॉडर्न एजुकेशन थी वो भी पता होना चाहिए, जो कि मतलब जो आपकी अंग्रेजों के समय की थी। ठीक है, तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा की नींव थी वो कब रखी गई, तो यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक थे उनके हाथ में रखी गई थी। ठीक है, तो ये सारा एरा जो भी था, आपको इसके बीच का जितना भी कार्यकाल था वो सारा चीज़ पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप देखिएगा, वहाँ मैंने पीडीएफ काफ़ी सारी डाल दी हैं, करंट अफेयर पूरा है वहाँ पर, और बाकी अदर्स भी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपका पैटर्न देखा, क्वेश्चन पैटर्न दिसंबर वाला और जून का जो 2023 वाले 3 एग्जाम के सेशन थे, तो उसमें ऐसे इंटरनल सवाल बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हेल्पफुल होगी, पूरा देखिएगा और लाइक एंड कमेंट्स अपने ज़रूर किया करिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन में, तो देखिए जो आधुनिक शिक्षा थी इसकी जो नींव थी यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक, मतलब जो आपके यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासनकाल आ गया तो उनके ही हाथ, मतलब सारी जो है शिक्षा की बागडोर उन्हीं के हाथ में आ गई थी, है ना। अब प्रारंभ में तो ये क्षेत्र मद्रास तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है विस्तार बंगाल में भी हो गया। अब उस समय फिर यहाँ पर देखिए 150 वर्षों के बीतते बीतते व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये राज्य करने लगी, है ना। काफ़ी लंबा समय इन्होंने यहाँ पर बिताया और इस तरह से जो इनके विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही। इनका ये मतलब था कि अगर हम यहाँ पर शिक्षा के प्रचार प्रसार को ज़्यादा जोर देंगे तो भारतीय भी जो है शिक्षित हो जाएंगे और इस तरह से उनका कार्यकाल यहाँ पर कार्य चलाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इनका काम कैसे होगा, तो ऐसे विशेष कारण और उद्देश्य से 1781 में कलकत्ता मदरसा कंपनी द्वारा, मतलब यहाँ पर कलकत्ता मदरसा सबसे पहले एक, मतलब ये इसका जो विशेष उद्देश्य था मुस्लिमों की शिक्षा के लिए था, तो कलकत्ता मदरसा 1781 में यहाँ पर स्थापित किया। सबसे पहले जो है ये एक इंस्टीट्यूट था। ठीक है, और 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसा कंपनी के द्वारा और 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज। तो ऐसे यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कब कौन सी जो है यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई थी, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब शिक्षा का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हुआ। मतलब जो अंग्रेज थे, जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को ज़्यादा महत्व देते थे। हिंदी शिक्षा के लिए इनका इतना महत्व नहीं था और भारतीयों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। वो मतलब भारतीय तबके को कभी भी शिक्षित नहीं करना चाहते थे। उनका ये था कि ये हमेशा अंग्रेजों के अंडर में ही रहें। ठीक है, तो अब आपने आगे देखा होगा कि फिल्टरेशन थ्योरी भी इसी कारण से आई थी, है ना। तो बाकी चीज़ें हम आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपको यहाँ पर, अगर ऐसे पूछा जाए कि सीधे सीधे ही पूछा जाता है कि 1781 में कलकत्ते में कलकत्ता मदरसा की और 1792 में, इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें बताई हैं कि एक से एक के बाद एक रिलेट करके, उससे क्या है कि अगर आप कहीं भूल भी जाते हो तो वो चीज़ें आपको पता रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर, देखो अब ब्रिटिश सरकार का चार्टर एक्ट आया 1813 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो चार्टर एक्ट आया, देखिए यहाँ पर हमने 1792 तक यहाँ पर देख लिया, उसके बाद 1813 चार्टर एक्ट आया। ठीक, इसमें शिक्षण व्यवस्था को सरकार का मुख्य उद्देश्य बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास माना जाता है। इसके कारण इसके द्वारा शिक्षण व्यवस्था को
मतलब एक मेन टारगेट बनाया गया कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यहाँ की शिक्षा की प्रकृति को लेकर सरकार में कुछ मतभेद था कि उसको पारंपरिक बनाए रखना चाहिए या आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो ये जो चार्टर एक्ट आया ना, ये भी, इसमें भी कुछ ऐसा संशय था कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड था उसी के आधार पर शिक्षित किया जाए या आधुनिक शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसके आधार पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1813 तक का हमने पढ़ लिया, चार्टर एक्ट आया। 1817 में कलकत्ता में सबसे जो पुराना कॉलेज था प्रेसिडेंसी कॉलेज, इससे क्वेश्चन आपकी बहुत बने हैं, क्वेश्चन भी मैं आगे दिखाऊंगी। ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था ना, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है ना। तो ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था एक्चुअली में ये हिंदू कॉलेज ही था। 1817 में स्थापित जो हिंदू कॉलेज था इसी का नाम जो है 1855 में बदल के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदल दिया गया और हिंदू कॉलेज को ही वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2010 में इसी प्रेसिडेंसी कॉलेज को इस एक विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया जिसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो अभी जो वर्तमान नाम है ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज था सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो हिंदू कॉलेज की हुई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज जो है इसी को ही प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया, मतलब नाम इसका चेंज करके जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में बना गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और इसमें ही आपके इसी से बहुत ज़्यादा सवाल बने और इसकी जो स्थापना की थी इससे भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखिए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ है ना, एक घड़ी साज थे, घड़ी को बनाने वाले। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये याद रहेगा, ऐसा क्वेश्चन भी था। उसमें आपको दो ऑप्शन थे, डेविड हेयर और जो है राममोहन राय। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो ये हिंदू कॉलेज के बारे में मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1817 कलकत्ता में किस कॉलेज में शुरू हुई थी। तो ये था आपका हिंदू कॉलेज। ठीक है, यहाँ से ये जो है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए जो अगला है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को बाद में निम्नलिखित नाम से नामकरण किया गया था। तो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं और इसलिए थोड़ा डिटेल भी पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें ना सिलसिलेवार आपको बुक में नहीं मिलेंगी, किसी बुक में कुछ है किसी में कुछ है, लेकिन मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद जो है फिर आगे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसी के बाद ही फिर मैं एक वीडियो दूंगी। ये तो स्वतंत्रता से पूर्व के थे। अब उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद मतलब जो सार्जेंट जो प्लान बना था आपका 1944 में, 1945 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से शिक्षा का कार्यकाल कैसा था उसके बारे में भी एक वीडियो दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या है ना कि PYQs तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट इसका दूंगी जो कि हमारा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, जो आपका स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति थी भारतीय शिक्षा की उसके बारे में हम यहाँ फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन होइएगा। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया 1817 तक है ना, यहाँ पर हमने ठीक है 1817 तक हमने देखा। अब देखिए फिर 1818 में सबसे पुराना विश्वविद्यालय था सेरामपुर कॉलेज है ना, इसकी स्थापना 1818 में हुई थी और इस कॉलेज का 1829 में विश्वविद्यालय के रूप में इसको ग्रेडेड किया गया। ठीक है, अपग्रेड हुआ ये। तो ये जो कॉलेज था ये 1829 में विश्वविद्यालय के रूप में हुआ, सेराम कॉलेज। ठीक है, ये सारे बंगाल में ही थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आती है यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट। सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया जो धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो। अब 1845 में लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट दी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम थे, इन्होंने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब इसके अनुसार क्या हुआ, सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बन गई है ना। तो इस पहल को मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर निर्देशित किया गया। तो जो लॉर्ड मैकाले थे 1835 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1837 में लॉर्ड विलियम ने अंग्रेजी शिक्षा को भाषा बनाने का मतलब सरकारी भाषा बनाने का दर्जा दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 1835 और 1837। अब उसके बाद
यहाँ पर देखिए फिर ऐसे ही चलता रहा, अंग्रेजी शिक्षा के अधीन ही सारी चीज़ें चलती रहीं, ठीक है। और यहाँ पर भारतीयों की शिक्षा पद्धति या उनके विकास के लिए कुछ भी ऐसे काम नहीं किए गए, चलता रहा जैसा भी चलता रहा। अब उसके बाद आता है फिर नया इवोल्यूशन होता है। यहाँ पर देखिए उस समय स्त्रियों की दशा, स्त्रियों के लिए पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद में आते हैं ज्योतिबा फूले। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले ये भी एक समाज सुधारक थे। इन्होंने 1848 में एक स्कूल खोला और ये सबसे जो है पहला विद्यालय था लड़कियों के लिए, ठीक है, स्त्रियों के लिए देश में पहला विद्यालय था, ज्योतिबा फूले ने खोला था। और ये भी एक क्या थे, आपके समाज सुधारक थे। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं ये काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस योग्य बना दिया, ठीक है। सावित्रीबाई फुले से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और एजुकेशन वालों को तो पढ़ना भी है ना। तो यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और जो कन्याओं के लिए पहली पाठशाला पुणे में खोली गई थी, मतलब ये जो पहला विद्यालय था ना, ये पुणे में खोला गया था, ठीक है। और सावित्रीबाई फुले जब यहाँ पर इन्होंने अपना शिक्षा कार्य शुरू कर दिया, तो सावित्रीबाई फुले को ही भारत की प्रथम महिला अध्यापिका के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला अध्यापिका के रूप में किसको जाना जाता है, तो सावित्रीबाई फुले, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2022-2023 में पूछे गए हैं और उसी के आधार पे मैंने ये सारी वीडियो, बहुत मुझे मेहनत लगी है बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है ना, बस आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि प्रथम महिला अध्यापिका के रूप में सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है ना। उसके बाद देखिए अब आया 1848 का हो गया। 1853 में शिक्षा के प्रगति के जांच के लिए एक समिति बनी और फिर आता है 1854 का वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। 1854 में आया था और 1854 में इसमें वुड के शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिए गए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर इसके लिए संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। औद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, है ना। अब यहाँ पर कुछ आपके जो है टेक्निकल या वोकेशनल और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। फिर इसी वुड डिस्पैच में, मतलब जो आपका वुड डिस्पैच के आधार मानकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए, ठीक है। तो 1857 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसकी तर्ज पर आपके ये 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास स्थापित किए गए थे, तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये वुड डिस्पैच की ही जो है रिकमेंडेशंस थी सारी यहाँ पर, और उसी के आधार मान के लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ठीक, ये 1857 में हो गए। इसके अलावा पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय ने स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं वित्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी यही आपसे पूछा गया था, सन का ही आया था, मतलब ईयर ही पूछा गया था, तो 1882 में और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा की दशा की जांच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर विल्सन हंटर, मतलब यहाँ पर हंटर आयोग की अध्यक्षता, मतलब विल्सन हंटर इनका नाम था और इनके द्वारा जो आयोग गठित हुआ ये था हंटर आयोग। तो इसी को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा गया। तो इन्हीं हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए और सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का ज़्यादा नहीं था जोर उस समय, लेकिन फिर हंटर आयोग जब आया तो इन्होंने मतलब भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और जितने भी गवर्नमेंट के जो भी सजेशंस थे वो सारे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी एफर्ट्स थे वो प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की यहाँ पर सिफारिश की गई, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ तक 1882 में विल्सन के, मतलब हंटर नाम याद रखिएगा, विल्सन हंटर, इन्हीं की अध्यक्षता में हंटर आयोग यहाँ पर बना, ठीक है। तो उनके नाम के आधार पर समझ में आ जाता है। आप देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसीलिए मैंने इसका कलर थोड़ा अलग दिया। देखिए 1870 में 1870 में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगी द्वारा
पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज बना, ठीक है। और 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज जिसको कहते हैं, है ना, अभी भी कहीं कहीं आप देखते होंगे डीएवी कॉलेज, तो ये है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किए गए, ठीक है। तो इनके ईयर जो है आपको पता होने चाहिए और किसने स्थापना की थी वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके स्वतंत्रता से पूर्व के समय की बात है। फिर आता है 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी, है ना, यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी को नाम से जाना जाता है, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए इन्होंने विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो भी स्कूल खोले गए वो किसके लिए थे? बैकवर्ड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट पीपल के लिए, दलित के लिए यहाँ छत्रपति साहू जी महाराज ने स्कूल और जो है छात्रावास बनवाए, ठीक। तो कोल्हापुर रियासत के ये राजा थे, है ना। अब देखिए, अब फिर आ जाता है 1901 का समय, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा 1894 तक सारी चीज़ें हो गई। अब 1901 में लॉर्ड कर्जन का समय काल आता है। लॉर्ड कर्जन ने शिमला में गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया जिसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे और इसमें खास बात थी कि कोई भी भारतीय नहीं बुलाया गया था और न ही सम्मेलन के निर्णयों का प्रकाशन हुआ, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया? प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए कर्जन ने उचित रकम की स्वीकृति दी, मतलब फंड की भी यहाँ व्यवस्था की, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की और शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के ये शैक्षिक प्रयास थे। फिर उसके बाद ये तो प्राथमिक शिक्षा के लिए हो गया। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए 1902 में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यहाँ पर नियुक्त किया, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1902 फॉर द एडवांसमेंट ऑफ यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन को यहाँ पे बनाया। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ 1902 में। किसके लिए था? विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए। यहाँ पर जो काम हुआ, पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कॉलेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन, इन सब पर इसने रिकमेंडेशंस अपने दिए, ठीक है, सुझाव अपने उपस्थित किए। तो उन्नति मतलब के लिए यहाँ भारतीय विश्वविद्यालय आयोग उच्च शिक्षा के लिए बना 1902 में, ठीक है। और 1901 में लॉर्ड कर्जन ने गुप्त शिक्षा जो है यहाँ पे शिमला सम्मेलन किया था, ठीक है। 1904 में फिर क्या? भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय बन गया और उसके बाद फिर भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना 1904 में। और इसमें पुरातत्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। तो मतलब अब और सुधार हो गए। उसके बाद देखिए 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय, 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया था। अब इस समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए 1905 में कौन सा कॉलेज, तो नेशनल कॉलेज, जिसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक है। तो नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय। और इसी समय बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हुई, ठीक है। तो ये 1901 से 1905 का समय था कि इस समय क्या क्या खास चीज़ें हुई वो सारी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन का समय था, है ना। फिर देखिए अब यहाँ पर 1911 में फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रयास किया। गोखले प्रस्ताव इसको कहा गया। अंग्रेज सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल ना हो सके, ठीक है, लेकिन प्रयास किया था 1911 में। 1913 में फिर क्या हुआ? भारत सरकार ने शिक्षा नीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की और लेकिन इसी समय क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसके कारण कुछ भी सफल ना हो पाया। अब इसके प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई, ठीक है। अब ये जब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बन गया तो 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में जांच के लिए सैडलर कमीशन नियुक्त किया, ठीक है। अब 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सैडलर कमीशन आया 1917 में, जिसके रिकमेंडेशन पर राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हुआ। इसमें इन्होंने दो बातें बताई। इसमें डिग्री कॉलेज और मध्यम शिक्षा के पृथक्करण की सिफारिश की गई और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए विशेष चयन समिति का सुझाव दिया। किसने? सैडलर कमीशन ने, ठीक है। अब दो प्रकार के पाठ्यक्रम चुनाए चाहिए, एक तो ऑनर्स और पास कोर्स, ठीक है। ऑनर्स कोर्स का पाठ्यक्रम अधिक कठिन होता है
और मतलब इसमें फिर एक क्या होती है, एक्सपर्टीज़ हो जाती है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो ये किसने कहा, सैडलर कमीशन ने। ठीक है, इतनी चीज़ें फ्रेंड्स समझ में आई और आप नोट करते चलें तो बहुत अच्छी बात होगी, या फिर आप वीडियोस को ही 1-2 बार और देखिएगा तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस में आपको बताई और ये भी बताया कि आप खोल के देखिएगा अभी 2023 वाले पेपर, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो उसमें देखिए ये हो गया 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब 1916 तक भारत में 5 विश्वविद्यालय थे, लेकिन फिर 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कौन सा कब बना, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में बना। फिर आपका पटना विश्वविद्यालय 1917 में, ठीक, ओस्मानिया विश्वविद्यालय और ये आपका 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, है ना, तो ये आपका 1920 में बना, और लखनऊ ढाका विश्वविद्यालय 1921 में। तो ये 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, इनके सन आपसे पूछे जाते हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को एक प्रांतीय विषय बनाया गया ताकि शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को कम किया जा सके। तो इसके लिए आया कौन सा, भारत सरकार अधिनियम, जो 1919 में आया। उसके बाद 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हो गया, जो अभी तक कार्यरत है। ठीक है, तो 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड आया और 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वही है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में बनी थी। नेक्स्ट आती है फिर आपकी हरटॉन्ग कमेटी, 1929 में बनी, और इसमें काम क्या था, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने पे बल दिया, और कैब की स्थापना की। कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब, CABE, है ना, जो कि स्थापना की गई 1935 में स्थापित किया गया और तब से अस्तित्व में है। तो कैब, ठीक है, शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद ही फिर सप्रू कमेटी आई 1934 में, है ना, सरकार द्वारा बेरोजगारों के कारणों की जांच करने के लिए। एबट वुड रिपोर्ट, इसने टेक्निकल एजुकेशन पे यहाँ पर इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और नए प्रकार के तकनीकी संस्थान, पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ किए जाएं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा के लिए किसने रिपोर्ट दी थी, तो एबट वुड रिपोर्ट 1937 में। ठीक है, उसके बाद आती है वर्धा स्कीम, 1937 में आरंभ की गई थी, और इसे नई तालीम, अलग अलग नाम है देखिए, नई तालीम, मूल शिक्षा और बुनियादी तालीम के रूप में भी जाना जाता है। अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके अध्यक्ष मतलब जाकिर हुसैन थे, और इसमें जो कमेटी बनी थी जाकिर हुसैन समिति। ठीक है, इसको इन्होंने निश्चित आकार दिया था, कमेटी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है आपका 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते 1944 में सार्जेंट योजना आई, सार्जेंट प्लान का निर्माण हुआ। इसमें इन्होंने बोला 6 से 14 वर्ष की अवस्था के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, तो इस तरह से आपका सार्जेंट जो है प्लान आ जाता है 1944 में। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि उसके बाद अब हम 1945 के बाद का फिर शिक्षा काल पढ़ेंगे कि किस समय, उस समय फिर क्या क्या चीज़ें हुई और आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और एक वीडियो मैंने और बना रखी है जिसमें आपको पूरे प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियां सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 1945 के बाद शिक्षा काल कैसा था, क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी वीडियो और क्या क्या आप लोग मतलब पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए। 500 क्वेश्चन सीरीज़ आपको मिल ही रही है, वो मैंने आपको करवाया और उसी क्वेश्चन के आधार पे ही ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन संभावना होती है ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए यहाँ पर कलेक्ट की हैं। तो आप लोग बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।